हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था उस समय हमारे पास थे 8 शेड्यूल और आज हमारे पास है 12 शेड्यूल। यानी कि शुरुआत में 8 शेड्यूल थे, अब हमने 4 शेड्यूल को और ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हमने शुरुआत के 7 शेड्यूल को कवर किया है, 8 शेड्यूल कवर हुए हैं और उसके बाद के जो 4 शेड्यूल हैं उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इनकी संख्या आज 12 है, लेकिन जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था उस समय शेड्यूल की संख्या कितनी थी? 8 थी। अब शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें इंडिया और इंडिया की स्टेट के बारे में बताया गया है। तो पहला शेड्यूल है नेम एंड द टेरिटरी एक्सटेंड, यानी इंडिया के बारे में बताया गया और इंडिया राज्यों का समूह है। तो उसमें बताया गया है आज की डेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले में यही बताया गया है कि इंडिया डेट इज भारत और उस इंडिया के अंदर में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। तो वही मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल नेम एंड द टेरिटरी एक्सटेंड। टेरिटरी का मतलब क्या? तो वो क्षेत्र जहां तक इंडिया का क्षेत्र जो क्षेत्र है जहां तक इंडिया फैला हुआ है वो कहलाती है टेरिटरी। तो फर्स्ट शेड्यूल में नेम एंड टेरिटरी एक्सटेंट के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें से हमारे आज की डेट में है 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। और नेम क्या है? इंडिया दैट इज भारत, यानी हिंदी में उसको भारत कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम इंडिया कहते हैं। ये था हमारा फर्स्ट शेड्यूल। अब आते हैं हम सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड शेड्यूल है उसमें सेकंड में बताया गया है आपके पास एमोल्यूमेंट अलायंस प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर एंड स्पीकर। मीन्स क्या? ये नहीं, इनके साथ साथ और लोग भी, जो राष्ट्रपति है, गवर्नर है और स्पीकर है, इनको कितने भत्ते मिलते हैं, उनके भत्ते हुए, ये इनके बारे में पूरा विवरण दिया गया है सेकंड में। ठीक। उनकी सैलरी क्या होगी, उनको कितने प्रकार की जो है अलाउंस दिए जाएंगे, वो सेकंड में आएगा। और ये सिर्फ राष्ट्रपति, गवर्नर और स्पीकर नहीं, इनके साथ साथ और भी लोग जो है जो भी हायर पोस्ट पे हैं उनको जो जो बेनिफिट मिलते हैं वो सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। सेकंड में सैलरीज के बारे में, सैलरीज एंड एलोकेशन। तो ये कुछ और नहीं है, ये आपकी सैलरी है कि उनकी सैलरी कितनी होगी और उस सैलरी के साथ साथ उनको कितने टाइप के अलाउंस या भत्ते होंगे वो हमें बताया गया है सेकंड शेड्यूल में। अब आते हैं थर्ड शेड्यूल। जो हमारा थर्ड शेड्यूल है उसमें है ओथ एंड अफर्मेशन, यानी फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। मीन्स क्या? जब भी कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पे या कोई भी नई सरकार बनेगी तो उसके जो मिनिस्टर होंगे वो अपने पोस्ट पे जाने से पहले ओथ शपथ ग्रहण करते हैं। तो जो शपथ का विवरण दिया गया है वो थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताया गया है। अब आते हैं फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं। 4 है। 4 में हम क्या करेंगे? सीट्स की एलोकेशन की बात की जाएगी, कितने स्टेट से कितनी कितनी सीटें होंगी। ठीक। तो वही है फोर्थ में एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। यानी जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें हमने राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं उन अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में से कितने कितने लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे उसके बारे में दिया गया है फोर्थ शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। ओनली राज्यसभा के लिए फोर्थ शेड्यूल है जिसमें सीट की एलोकेशन की बात की जाएगी। अब आते हैं फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल सिक्स्थ शेड्यूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डाउट होता है आप लोगों को। देखिएगा, फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। मीन्स जो भी आपके शेड्यूल एरिया हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिसको कहा जाता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके जो क्षेत्र और उनके जो एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान जो बताया गया है वो फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है। तो इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में SC ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका जो विवरण दिया गया है, उनके जो प्रोविजन है वो फिफ्थ शेड्यूल में है। इन फिफ्थ शेड्यूल प्रोविजन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है। अब आते हैं सिक्स्थ शेड्यूल में भी, यहाँ पे भी सेम ही है, प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सेम चीज होगी। वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की जा रही थी, यहाँ पे भी उनके प्रोविजन कैसे होंगे उनकी बात की जा रही है। बट
यहाँ पे लेकिन ये जो 6 शेड्यूल है इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 स्पेसिफिक एरिया है जिनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाएगी, कहाँ, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की संख्या ज्यादा है। तो 6 शेड्यूल है, उसमें है प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइबल एरियाज ऑफ कहाँ कहाँ के, असम के, मेघालय के, त्रिपुरा के, मिजोरम के। आपसे पूछा भी जाएगा 4 ऑप्शन में से कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा 6 शेड्यूल में से स्टेट नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 6 शेड्यूल में प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है किसके, ट्राइबल एरिया के। वो भी ट्राइबल एरिया कहाँ कहाँ की, जो आसाम में रह रही है वो वाली ट्राइबल एरिया, जो मेघालय में रह रही है वो ट्राइबल एरिया, त्रिपुरा की ट्राइबल एरिया और मिजोरम में जो यहाँ के एसटी से उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। और इसमें बताया गया है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हीं के लोग होंगे, यानी एसटी ही होंगे जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। अगर एसटी नहीं है तो सिर्फ एससी ही क्या कर सकते हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बताया गया था 6 शेड्यूल में। अब आते हैं 7 शेड्यूल की बात करते हैं। 7 शेड्यूल क्या कर रहा है, ये बताता है डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यानी यहाँ पे क्या है, 7वीं अनुसूची में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंटर और स्टेट में। यानी हमने कुछ सब्जेक्ट सेंटर को दिए हैं जिनमें सेंट्रल लॉ बनाएगी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनपे स्टेट लॉ बना रही है, और उनमें से कुछ ऐसे भी स्टेट है जिनपे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के लॉ बना रही है। तो जो 7 शेड्यूल है उसमें पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट की बात की जा रही है। इनमें 3 लिस्ट है। एक तो है यूनियन लिस्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर रूल बनाए, लॉस बनाएगी। सेकंड आती है स्टेट लिस्ट, इसमें प्रत्येक स्टेट अलग अलग स्टेट अपने रूल और रेगुलेशन बना सकता है। और लास्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें दोनों लोग उसके लॉ बनाएंगे, और अगर दोनों लॉ में कन्फ्लिक्ट होता है तो स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ ही क्या किया जाएगा, यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट 8 शेड्यूल में, क्योंकि शुरुआत में तो यही 8 ही शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था उस समय हमारे पास सिर्फ 14 लैंग्वेज थी, और आज की डेट में हमारे पास 22 लैंग्वेज है। कुल मिलाकर 14 के बाद हमने 6 और लैंग्वेज को ऐड किया है। ये 6 लैंग्वेज हमारी ऐड हुई है, 8 लैंग्वेज और ऐड की गई हैं। ये 1, 3 और 4, पहले 1 लैंग्वेज आई, फिर 3 को ऐड किया गया, लास्ट में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संथाली, ये 4 लैंग्वेज को लास्ट में जोड़ा गया। ठीक, तो यहाँ पे जो 8 शेड्यूल है उसमें है हमारे पास लैंग्वेज, और आज लैंग्वेजों की संख्या कितनी है, टोटल 22। अब देखिएगा वो 22 भाषाएं जो हमारे शेड्यूल्स में लिखी हुई हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं उनको समझिएगा। सबसे पहली भाषा है आसामी। अब देखिए याद करते रहिएगा, असम अपना एरिया है, वहां पे बोली जाने वाली भाषा आसामी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। दूसरा बंगाल है, बंगाल में बोली जाने वाली भाषा बंगाली, बंगाली हो गया। ऐसे ही असम की आसामी, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये टोटल 22 भाषाएं हैं जिनको हमने 8 शेड्यूल में रखा हुआ है। एक बार 8 शेड्यूल को फिर से याद कराते हैं। हमारा जो 8वां शेड्यूल है उसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। टोटल जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, आज की डेट में 22 भाषाएं हैं। तो समय समय पे भाषाएं ऐड होती रही, पहले 1 भाषा जोड़ी गई, फिर 3, और लास्ट में सबसे लेटेस्ट आई थी 2003 के आसपास में 4 भाषाएं ऐड की गई। अब देखिएगा अब कौन कौन सी भाषाएं हैं, आसामी, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, याद रखिएगा नेपाली अपने शेड्यूल में है, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। उर्दू भी याद रखिएगा इंडिया के अंदर एक भाषा है। और दूसरी चीज याद रखिएगा इसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक, तो अभी 8 शेड्यूल्स के बारे में बताया गया है, और नेक्स्ट में 4 और शेड्यूल्स जो बची हुई हैं उनको हम कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, ये हमारा शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है।
इसको देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा, ये आपका पार्ट सेकेंड है। ठीक, देखिए हमने बताया था कि जो इनिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उस समय हमारे पास 8 शेड्यूल थे, टोटल शेड्यूल की संख्या थी 8, और आज हमारे पास टोटल शेड्यूल की संख्या है 12। तो अब जितने भी शेड्यूल आएंगे तो ये सारे के सारे किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आएंगे। तो देखिए जैसे जैसे शेड्यूल में पढ़ाता जाऊंगा सबके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखता रहूंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 9th शेड्यूल को पढ़ते हैं। जो 9th शेड्यूल है उसमें है एक्ट एंड रेगुलेशन की बात की गई है। ठीक, एक्ट एंड रेगुलेशन है, देखिए है क्या, जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था तो जो हमारी संपत्ति है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स था, और बाद में क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रही थी तो उसको संपत्ति जो प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी और लोग प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो संपत्ति को फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बनाया गया। तो वो जो संशोधन किया गया था वही था 9th शेड्यूल में। 9वें शेड्यूल में है एक्ट एंड रेगुलेशन है, यानी इसमें बताया गया था कि अगर किसी की भी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो वो उसको उसके कंपनसेशन देगी। तो ये थे उसके प्रावधान क्या होंगे और उसके रूल और रेगुलेशन क्या होंगे वो बताए गए हैं 9th शेड्यूल में, जो कि संविधान बनने के 1 साल बाद ही हुआ था, 1951 में आया था। और ये पहला संविधान संशोधन बिल यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 1951 में आया, उससे हमने जो है 9th शेड्यूल को यूज किया था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा पास 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव। हो क्या रहा था, लगभग 1985 के आसपास में अब क्या हो रहा था, जो मेंबर थे पार्लियामेंट में एक पार्टी के मेंबर स्विच करके दूसरी पार्टी में जंप कर रहे थे। ये चीज बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये बिल आया था 10th। तो 10th बिल 1985 के आसपास में आया। उसमें किसी भी पर्सन का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जंप करना या मूव करने पे कंट्रोल किया गया था। अब ये था 10th शेड्यूल, और 10th शेड्यूल में था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब अगर कोई भी पर्सन एक पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में अगर मूव कर रहा है तो उसको जो है पार्लियामेंट से उसकी सदस्यता को कैंसिल भी किया जा सकता है, वो था 10th शेड्यूल में। तो 10th शेड्यूल है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां के अगर कोई मेंबर मूव कर रहा है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सिमिलरली अगर स्टेट की लेजिस्लेचर के अंदर में भी, लेजिस्लेचर मतलब क्या है, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद, अगर उसमें भी कोई भी मेंबर जंप कर रहा है तो उसको भी जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है 10th शेड्यूल के थ्रू। और जो 10th शेड्यूल आया था वो था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1985 में। और 1985 के उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी थे। उसके बाद आते हैं सेकंड लास्ट हमारा शेड्यूल है जो 11th नंबर का शेड्यूल है। इसमें है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। अब देखिए महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो गांव है, गांव के लोग भी जो है सहयोग करें, उसके लिए वो चाहते थे पंचायती राज को जो है पब्लिश कराना। तो 11th शेड्यूल में पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई थी पंचायत की। और ये जो हुआ था वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आया था 1992 में। और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट थे जो पंचायत को दिए गए थे। समझिएगा मैंने मैंने बताया कि जो 11th शेड्यूल था उसमें पंचायत की क्या पावर होंगी, पंचायत की अथॉरिटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तय किया गया है। और ये इसमें टोटल सब्जेक्ट दिए गए पंचायत को 29 सब्जेक्ट्स पे वो काम कर सकते हैं। और इसके लिए जो एक्ट बना था वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। अब आते हैं लास्ट शेड्यूल जो था हमारा 12th शेड्यूल। इसमें सिमिलर था पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज की। अब देखिए म्यूनिसिपैलिटीज जो होंगी, नगर पालिकाएं, उनकी क्या पावर होगी, उनका क्या अथॉरिटी होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको तय किया गया था 12th शेड्यूल से। और ये 12th शेड्यूल में टोटल कितने सब्जेक्ट दिए गए थे, 18 सब्जेक्ट्स दिए गए थे म्यूनिसिपैलिटी को। और ये जो हुआ था ये हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। क्विक रिवीजन करते हैं। 9th शेड्यूल में प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। और अब प्रॉपर्टी आपका
फंडामेंटल राइट्स ना होकर के एक लीगल राइट्स हो गया। यही बताता है 9th शेड्यूल। ये जो आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आया। 10th शेड्यूल था। 10th शेड्यूल इसमें था कोई भी मेंबर, चाहे वो आपका पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा या विधान परिषद, और अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट में, यहाँ पे है लोकसभा और राज्यसभा। अगर वहां पे कोई भी एक पार्टी का मेंबर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप करता है तो उसकी जो है सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। यही था 10th शेड्यूल में। ये आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। इसी बिल को ही कहते हैं एंटी डिफ्लेक्शन लॉ या एंटी डिफ्लेक्शन एक्ट, क्योंकि अब तो लॉ बन गया है, उस समय जब आया था तो ये एक्ट था। अब आते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में पंचायत की क्या पावर होंगी, अथॉरिटी होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनको तय किया गया था। इसके लिए 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं पंचायत को, और ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। और लास्ट था हमारा 12th शेड्यूल, जिसमें थी म्यूनिसिपैलिटी की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई थी। इनके लिए दिए गए थे इनको 18 सब्जेक्ट, टोटल 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। और इसके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। और इस तरह से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 12 के 12 शेड्यूल्स के टॉपिक को कवर कर लिया है, और इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और बनते ही हैं।